90% ट्रेडर्स हर दिन लॉस करते हैं क्योंकि वो प्राइस चार्ट्स को सिर्फ देखते हैं, समझते नहीं। लेकिन आज जो स्ट्रैटेजी मैं दिखाने वाला हूं वो आपको प्राइस चार्ट समझने का एक्सरे विजन दे देगा और इसमें हम यूज करेंगे फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स और फिबोनाची रिट्रेसमेंट जैसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स का एक डेडली कॉम्बिनेशन। अगर आप कंसिस्टेंट और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी ट्रेडिंग गेम को कंप्लीटली बदल देगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। प्राइस चार्ट्स को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह रीड करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पे ऑलरेडी होल्ड होना चाहिए, जो कि मैं आपको यहाँ पर डिटेल में भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारे पास, जो कि मैं बार बार जिसकी बात करता रहता हूँ, वो है ट्रेंड ट्रेडिंग। क्योंकि अगर आपको ट्रेंड ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपको कितने भी आ जाए तो आपकी ट्रेडिंग फिर भी फेल हो जाएगी, आप फिर भी लॉस करोगे मार्केट में। ट्रेंड के बाद अगर कोई चीज आती है तो उसको हम कहते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर पे भी अगर आपको मास्टरी है, फिर आप जो भी इसके बाद कॉन्सेप्ट्स यूज करोगे वो आपकी ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह बना देगी। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स को बेसिक लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे मास्टर करने के बाद हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप्स का एक क्विक रिवीजन, क्योंकि ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कवर किया है। तो इसमें यहाँ पर मैं थोड़ा एनहांस कर दूंगा कि हमें और कौन से स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ेगा जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस नहीं किया है। इसके बाद हम जो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक यूज करने वाले हैं, तो मैंने आपको ये ऑर्डर ब्लॉक पिछले वीडियो में ही सिखाए थे। तो यहाँ पर हम सिर्फ एडवांस लेवल ऑर्डर ब्लॉक यूज करने वाले हैं और यहाँ पर हम इंटरमीडिएट लेवल ऑर्डर ब्लॉक यूज करने वाले हैं। तो ये दो चीजें क्या होती हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको एक क्विक रिवीजन दे दूंगा। और इसके बाद हमारा गोल्डन कॉन्सेप्ट या गोल्डन फिबोनाची का कॉन्सेप्ट। तो गोल्डन फिबोनाची कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि ये गोल्डन जोन में आएगा फिर ऊपर जाएगा। आप में से जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उनको पता होगा कि इस फिबोनाची को प्रोफेशनली कैसे यूज करते हैं। तो इन सारी चीजों को मिला के यहाँ पर हम एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बनाने वाले हैं। आप इस वीडियो को समझ सकते हैं कि इसमें आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज देखने को मिल सकती है। फेयर वैल्यू गैप्स की अलग, ऑर्डर ब्लॉक्स की अलग, फिबोनाची की अलग, इनकी कॉम्बिनेशन और साथ ही में इनके साथ ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर कंबाइन होगा और अल्टीमेटली हम इसमें और एक कॉन्सेप्ट जोड़ देंगे, वो है मार्केट की ओवरऑल लिक्विडिटी। यानी कि ये एक वीडियो आपकी लेवल को प्रोफेशनल लेवल तक ले जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ शुरू करेंगे ट्रेंड और मार्केट स्ट्रक्चर का एक क्विक रिवीजन, जिसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और इसी में मैं यहाँ पर लिक्विडिटी भी कवर करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रेंड ट्रेडिंग, मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करेंगे और ये सारी चीजें जो है ये हम कॉम्बिनेशन में देखेंगे ताकि आपको ओवरऑल समझ आ जाए कि जो आप यहाँ पर इस चैनल में कॉन्सेप्ट सीखते हैं उनको चार्ट्स पर एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है और इनको कंबाइन कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी बेसिक स्विंग से, जो मैं आपको बार बार सिखाता रहता हूँ कि जब भी प्राइस को ऊपर जाना होता है तो वो एक बेसिक स्विंग की फॉर्मेशन करता है। यानी कि प्राइस ऊपर जाएगा तो वो कंटिन्यूअसली ऊपर नहीं जाता रहेगा, इसको एक रिट्रेसमेंट देनी है। तो ये प्राइस की बेसिक स्विंग है। जब हमारे पास एक ट्रेंड की क्रिएशन होती है तो आप देखो इसी तरीके की और एक स्विंग इसके साथ कंबाइन हो जाती है। देखो मार्केट में बेसिक स्विंग बनाई, उसी के साथ और एक बेसिक स्विंग कंबाइन होती है तो हमें मार्केट में जो है वो अप ट्रेंड की फॉर्मेशन दिखती है। तो थर्ड स्विंग मैंने इसके साथ कंबाइन की यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी तरीके से आप जब भी ट्रेंड को रीड करते हो तो वो यही होता है कि आप देखते हो कि मार्केट में पहले यहाँ पर हाई लगा, फिर मार्केट में यहाँ पर इसके बाद हायर हाई लगा, सिमिलरली यहाँ पर मार्केट में लो लगा और इसके बाद यहाँ पर मार्केट में हायर लो लगा। तो अगर आप देखोगे कि सारा का सारा ट्रेंड जो है वो इस बेसिक स्विंग से जनरेट होता है। दैट मीन्स अगर हमें इस बेसिक स्विंग की मास्टरी हो गई, दैट मीन्स हमें ओवरऑल ट्रेंड ट्रेडिंग की मास्टरी हो जाएगी और ओवरऑल ट्रेंड ट्रेडिंग की मास्टरी हो गई तो आपकी ट्रेडिंग जो है वो उसमें मास्टरी हो जाएगी। तो इस बेसिक स्विंग को सीखने के लिए भी अगर हम देखें तो मेरे पास दो पार्ट्स बचते हैं। एक है ये ऊपर का पार्ट और इसके पुल बैक का पार्ट। जो हमारे लिए यहाँ पर मेन फोकस होता है वो है ये कंटिन्यूएशन, जो भी ट्रेंड होगा उसका ये बड़ा मोमेंट होता है। या अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं उसकी स्विंग किस तरीके से होगी कि प्राइस नीचे आएगा और ये कंटिन्यूअसली नीचे नहीं जाता रहेगा, इसको ऊपर आना है एक पुल बैक देने के लिए। और इसमें हमें क्या सीखना है, इसका जो ये डाउन मूव का पार्ट है इसको कैसे कैप्चर करें और अगर मैं स्कैल्पिंग करता हूं तो इस ऊपर वाले पुल बैक को भी कैसे कैप्चर करें। तो ये चीजें यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो ये मैंने आपको बार बार सिखाया है। इस बेसिक स्विंग को समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो सबसे पहले जब भी आप एक ट्रेंड को देखोगे
उस पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को मार्क करोगे, यानी कि जो हाईएस्ट पॉइंट्स है और लोएस्ट पॉइंट्स है उनको आपको मार्क करना है। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे कि ये मेरे पास एक लोएस्ट पॉइंट है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये मेरे पास एक लोएस्ट पॉइंट है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, आप देखो इससे अभी प्राइस ऊपर नहीं हुआ है, तो ये प्राइस जो है वो और नीचे आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको अभी मार्क करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक हाई टूट चुका है और ये एक हाई टूट चुका है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हाई कंफर्म हो चुका है, क्योंकि इससे प्राइस जो है वो अच्छा खासा नीचे आ चुके हैं। अगर आप नया हाई लगेगा तो उसको हायर हाई कंसिडर किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से ये मार्किंग यहाँ पर करनी है। और प्राइस को यहाँ पर समझने के लिए सिंपली आपको क्या देखना है, क्योंकि अभी मैं अप ट्रेंड देख रहा हूँ, क्योंकि प्राइस जो है वो टाइम के साथ ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर हायर हाईज और हायर लोज की क्रिएशन हो रही है, दैट मीन्स ये अप ट्रेंड है। और इसको अब कैसे रीड करना है, तो सबसे पहले आपको मेन पॉइंट जो अप ट्रेंड का याद रखना है वो है कि सपोर्ट जहां भी यहां पर होगा वो पावरफुल होता है, या ग्रेटर देन साइन इसको हम कहते हैं, यानी कि ये ग्रेटर अप्रोच इसका रहता है, ये ज्यादा पावर में होता है एज कंपेयर टू जो हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है। तो सपोर्ट का पावरफुल होना यहाँ पर इंडिकेट करता है कि हमें यहाँ पर मोस्टली जो भी ट्रेड मिलेगा वो हमें सपोर्ट से देखना चाहिए और इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर हमें इग्नोर करना चाहिए। तो जहां जहां सपोर्ट है वहां पर मैं अभी सर्कल कर देता हूं, तो ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट को आप कैसे देखना है, क्या ट्रेड करना है, उस पे भी अभी हम बात करेंगे। और एक पॉइंट यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जब आपको दिखे कि एक बेसिक स्विंग कंप्लीट हुई है, उसके बाद जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो जिस भी सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाएगा और इस हाईएस्ट पॉइंट का ब्रेक कर देगा, तो इसको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब भी होता है तो आपको समझ आना है कि ये अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस से प्राइसेस का नीचे आना ये बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत रिटेल कॉन्सेप्ट्स पे ट्रेड करते हैं, जैसे कि प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, ये एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर प्राइस अगर दोबारा इसी जगह आता है तो आप सेल कर देते हो। तो ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है एज पर ट्रेंड, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर सपोर्ट पावरफुल होता है और रेजिस्टेंस वीक होता है। दैट मींस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो ही जाएगा और सपोर्ट होल्ड करेगा। सपोर्ट का टूटना यहाँ पर मुश्किल होता है। अगर यहाँ पर ये सपोर्ट है और फिर प्राइस यहाँ पर आएगा, तो अगर ये सपोर्ट को तोड़ भी देगा फिर भी यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस जो है वो हाई होते हैं एज पर लिक्विडिटी ट्रेडर्स। ये मैं आपको बार बार समझाता रहता हूं, तो इन कॉन्सेप्ट्स पे आप जरा थोड़ा फोकस करो और अब देखो आपकी ट्रेडिंग कितनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर जब भी आपको अप ट्रेंड में एक सपोर्ट की फॉर्मेशन दिखे तो आपको समझ जाना है कि जो सपोर्ट अभी नया है, यानी कि जैसे कि यहाँ से मुझे लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, तो इसको हम नाम देते हैं SF, यानी कि सपोर्ट इन फॉर्मेशन। और सपोर्ट इन फॉर्मेशन चेंज हो सकता है, ये शिफ्ट हो सकता है, ये कोई परमानेंट सपोर्ट नहीं होता है। अब ये परमानेंट सपोर्ट कैसे बनता है वो हम फिबोनाची में कवर करेंगे। जो इससे प्रीवियस सपोर्ट होता है, जिस सपोर्ट से प्राइसेस ऊपर गए हो और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया हो, उस सपोर्ट को हम लिखते हैं यहाँ पर SC, यानी कि सपोर्ट कंफर्म्ड। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो सपोर्ट कंफर्म्ड होता है, यानी कि SC होता है, ये एज ए लिक्विडिटी लेवल एक्ट करता है और ये बहुत पावरफुल सपोर्ट होता है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं देखूं अब प्राइस यहां से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, क्या ये इस सपोर्ट से इस तरीके से बाउंस बैक करके ऊपर जा सकता है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ये इस तरीके से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन अगर इसको अब काम करना होगा तो ये किस तरीके से करेगा, आप हमेशा देखोगे कि प्राइस नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा और ये इस सपोर्ट को तोड़ देगा, और इस सपोर्ट का टूटना एक कंफर्मेशन होती है कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अब देखो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स में बोला जाता है कि सपोर्ट पे आएगा फिर प्राइस ऊपर जाना चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट्स में हम देखते हैं कि जैसे ही सपोर्ट टूटेगा ये कंफर्म्ड सपोर्ट लिक्विडिटी की तरह एक्ट करता है। लिक्विडिटी मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर्स प्रेजेंट है और वो मार्केट को पुश करते हैं ऊपर की डायरेक्शन में। तो जैसे ही ये टूटेगा फिर यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हम बाई करते हैं एज पर प्रोफेशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स। और एक बात यहाँ पर जैसे मैंने कहा हमारे पास और एक सपोर्ट होता है जिसे हम कहते हैं सपोर्ट इन फॉर्मेशन। तो ये सपोर्ट इनफॉर्मेशन कैसे काम करता है वो भी हम देखेंगे। तो अगर मुझे दिख रहा है यहाँ पर सपोर्ट इनफॉर्मेशन बन रहा है, यानी कि ये सपोर्ट बना और यहाँ से प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रहे हैं, और अगर दोबारा मार्केट इसको तोड़ के नीचे आ जाए, क्या इसको हम कहेंगे कि ये लिक्विडिटी लेवल के लिए आया है क्योंकि इसने इस सपोर्ट को तोड़ दिया है? तो आंसर है नहीं, ये
सपोर्ट इन फॉर्मेशन वाली लेवल अभी लिक्विडिटी लेवल की तरह एक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं एक्ट कर सकती? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लेवल तभी बनती है या एक सपोर्ट कन्फर्मड तभी बनता है जब उस कन्फर्मड सपोर्ट से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हो। अगर आप देखोगे कि इस सपोर्ट से अभी प्राइस इतना ऊपर गए फिर नीचे आए, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए कम से कम इस लाइन के ऊपर जाना है। तो जब तक ना ये इस लाइन के ऊपर जाएगा तब तक ये एक कन्फर्मड सपोर्ट नहीं बनेगा और तब तक ये लिक्विडिटी लेवल की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है, कब ये कन्फर्मड सपोर्ट बनेगा, कब ये फॉर्मेशन वाला बनेगा, तो उसके लिए भी हमारे पास एक पावरफुल टूल है जिसको हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा बहुत मार्केट स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो जाए। तो मार्केट स्ट्रक्चर का एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट मैंने आपको सिखा दिया, सपोर्ट सिखा दिए ट्रेंड में, और इसी का अपोजिट अगर हम डाउन ट्रेंड में देखेंगे तो वहां पर रेजिस्टेंसेस होगी। तो मार्केट स्ट्रक्चर में अब मेन पॉइंट जो आपको यहाँ पर आज याद रखना है वो है कि हर एक स्विंग का, यानी कि जो ये मार्केट की बेसिक स्विंग है अपसाइड की और ये डाउन स्विंग है, तो इनमें आपको एक ही बेसिक पॉइंट याद रखना है कि हर स्विंग का सिर्फ एक हाई होता है, यानी कि इसको मैं लिखूंगा 1H होता है, और एक लो होता है, यानी कि 1 लो होता है। मल्टीपल लोज या मल्टीपल हाईज एक स्विंग में पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से अगर हम दूसरी स्विंग में भी देखें तो ये इसका यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इसका 1 लोवेस्ट पॉइंट है, और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी जगह इसका हाईएस्ट पॉइंट हो सकता है या फिर नया हाई बन सकता है यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना, एक हाई है और एक लो है। तो यहाँ पर अब हमें इस कॉन्सेप्ट का क्या करना है, तो यहाँ पर आप ध्यान दें। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे आ गया, दैट मीन्स मेरा एक यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट कंफर्म हो गया है। अब अगर प्राइस मुझे लगता है कि यहाँ तक आ गया और यहाँ से ऊपर जाना चालू कर दिया और ये मेरा अब लोवेस्ट पॉइंट बन गया जो कि सबसे लो होगा। अगर इसके बाद मुझे दिख रहा है कि प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर लोअर लो लगाए, जैसे कि ये हाई है, फिर ये हायर हाई है, फिर ये लो है, फिर फॉर एग्जांपल यहाँ से ऊपर गया तो ये लोअर लो है, तो आप देख सकते हो कि ये मेजर हाई है, ये मेजर लो है। इसके बीच में जो जितने भी ये हाईज और लोज बनते हैं इनमें कोई भी वैलिड हाई या वैलिड लो नहीं होता है जब तक ना इस मेजर हाई या इस मेजर लो का ब्रेक डाउन हो जाए एज पर ट्रेंड ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स। तो यहाँ पर ये चीज आपको दिमाग में बिठा लेनी है। आपको कभी नहीं समझना है कि सर ये लो तो टूट गया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड नहीं होता है अगर ये हाईज और लोज एक मेजर हाई और एक मेजर लो के बीच में है। तो इन लोज और इन हाईज को हम कहते हैं यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर, और इंटरनल स्ट्रक्चर से ट्रेड करना वैलिड नहीं होता है। और इंटरनल स्ट्रक्चर आप तभी ट्रेड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट 1 आवर पे दिख रहा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो मैं इन हाईज और लोज को इसी टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं कर सकता। इनको ट्रेड करने के लिए मुझे या तो 15 मिनट्स पे आना चाहिए या तो मुझे 5 मिनट्स पे आना चाहिए। तो इस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में हम ये ध्यान देते हैं कि मैं रूल करूंगा यूज 1/2, 1/4 और 1/8। ज्यादातर मैं 1/2 और 1/4 पे यकीन करता हूं। अब ये 1/2 1/4 क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर मेरा कॉन्सेप्ट बन रहा है 1 आवर पे इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इंटरनल स्ट्रक्चर सेम टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं हो सकता जब तक वैलिड हाई या वैलिड लो नहीं टूटता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड करने के लिए हमें इसी टाइम फ्रेम पे 1/2 रूल यूज करना होगा। दैट मीन्स अगर मैं 1 आवर का हाफ कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम, और अगर मैं 1/4 कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। तो ये रूल आप यूज कर सकते हो। सिमिलरली आप 4 आवर पे यूज कर सकते हो कि अगर मैं 4 आवर पे 1/2 रूल यूज करूंगा तो उसका मतलब होगा मैं 2 आवर पे जा सकता हूं। 1/4 करूंगा तो मैं 1 आवर पे आ सकता हूं, और इसी तरीके से जो है आप 1/8 भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद रूल रहता है 1/12 तक। 1/12 तक आप मैक्सिमम जा सकते हो, इससे ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है अगर आप ज्यादा हायर टाइम फ्रेम्स देख रहे हो। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या करना है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं इस मार्केट स्ट्रक्चर में। और अगर आपको इसको डिटेल में समझना है, क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो मैं इसको यहाँ पर और डीप में नहीं समझा सकता। ये बस एक पॉइंट मैंने आज तक कवर नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने आज इस वीडियो में इसको ऐड कर दिया।
तो यहाँ तक ये ट्रेंड ट्रेडिंग, मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद अगर आपको ये समझ आ गया हो और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हो, तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं और डेडली कॉम्बिनेशन एक बना सकते हैं। अब इस डेडली कॉम्बिनेशन में हम क्या यूज करने वाले हैं, सबसे पहले हम ट्रेंड देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर बेसिक लिक्विडिटी जो हमने सीखी इसको देखेंगे, और अब हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ, फेयर वैल्यू गैप्स के साथ, और सबसे अपना पावरफुल कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं फिब का कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीजें जब कंबाइन हो जाएंगी तो आपका मोस्टली ओवरऑल चार्ट जो है वो आप रीड कर पाओगे और आप प्रोफेशनल्स की तरह मार्केट में आप ट्रेड कर पाओगे। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। अब हम आगे के कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले मास्टरी ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स देखेंगे। तो ये फेयर वैल्यू गैप्स क्या होती है, तो मैं बार बार कहता हूं कि ये एक 3 कैंडल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास 3 बुलिश कैंडल्स या 3 बेरिश कैंडल्स होते हैं, और इसको मार्क करने का तरीका है, अगर मेरे पास बुलिश 3 कैंडल्स है तो उसमें जो कैंडल नंबर 1 होगा, क्योंकि ये बुलिश कैंडल्स है तो ये नीचे से स्टार्ट होंगे, यानी कि ये नीचे से ऊपर गए हैं, तो इसमें जो कैंडल नंबर 1 होता है, इस कैंडल नंबर 1 का हमें हाईएस्ट पॉइंट मार्क करना है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट क्या हो सकता है, ये इसकी क्लोजिंग हो सकती है या इसका ये हाईएस्ट विक हो सकती है। तो ये 2 पॉइंट्स में एक हो सकती है। और जो हमारे पास कैंडल नंबर 3 है यानी कि C3, इस कैंडल नंबर 3 का हमें लोवेस्ट पॉइंट मार्क करना है। ये लोवेस्ट पॉइंट या तो इसकी ओपनिंग हो सकती है या तो इसकी एक लोअर विक हो सकती है। तो इनको आपको कंबाइन करना है और फेयर वैल्यू गैप मार्क करनी है। तो इनको आपको एक रेक्टेंगुलर टूल से ज्वाइन करना है, जो कि आप यहां से देख सकते हैं। तो कैंडल नंबर 1 का मैंने हाईएस्ट पॉइंट ले लिया और कैंडल नंबर 3 का मैं यहां पर लोवेस्ट पॉइंट मार्क करूंगा। तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप आ गई है। तो इस फेयर वैल्यू गैप को आप एज ए लिक्विडिटी जोन मान सकते हो। अब इस फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट क्या होता है और ये काम कैसे करती है, आप देखो, क्योंकि ये मार्केट जो है वो एग्रेसिवली ऊपर गया है और कंटिन्यूएशन में ऊपर गया है, तो यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि इसने एक जंप दिया है प्राइसेस में, यानी कि एक फास्ट मोमेंट आया है, तो बहुत सारे लोगों के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट भी नहीं होते हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रेड पंच करने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से मार्केट में एक इम्बैलेंस आ जाता है। और मार्केट का नेचर है कि वो हमेशा इम्बैलेंसेस को फिल आउट करता है और वो अपॉर्चुनिटीज देखता रहता है कि कब मैं उस लेवल को पहुंचूं। सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करें तो मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी को ढूंढता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट में कि जहां पर सबसे ज्यादा ऑर्डर्स प्रेजेंट हो। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं बाई करने के लिए, या बेरिश फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो सेल करने में, तो मार्केट जो है वो हमेशा इन लेवल्स पे वापस आता ही आता है। तो ये फेयर वैल्यू गैप अब काम कैसे करती है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इसको देखना है तो आपको इसका 50% जोन मार्क करना पड़ेगा। तो आप इस रेक्टेंगल की सेटिंग्स में यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर मिड लाइन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये इसका 50% जोन बन जाएगा। अब मोस्ट एडवांस थ्योरी इन फेयर वैल्यू गैप्स के अकॉर्डिंगली, अगर मार्केट आपको दिखे कि ये प्राइस यहाँ पर आ रहा है और इसके बाद ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इस फेयर वैल्यू गैप के यहाँ पर काम करने के चांसेस कम रहते हैं। अगर ये ऊपर जाएगा भी तो ये इन फ्यूचर मार्केट नीचे आएगा और इस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ देगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करेगा। तो दैट मीन्स अगर यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो हमें अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज नहीं देखनी चाहिए। और सेकेंड केस में रहता है कि मार्केट अगर इस 50% जोन तक आएगा, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर हम अपनी बाइंग की एंट्रीज जो है वो बना सकते हैं। इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, या जहां से मोमेंट कंटिन्यू हुआ है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपका जो टारगेट होता है वो रीसेंट हाई के ऊपर होता है, और यहाँ पर आपको बड़े ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। अब जो हमारे पास और एक तरीका रहता है उसको हम कहते हैं मार्केट के इम्बैलेंस का ट्रेड। तो इम्बैलेंसेस में क्या होता है कि मार्केट जो है वो नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, और इस फेयर वैल्यू गैप को नीचे की तरफ कंप्लीटली तोड़ देता है। दैट मीन्स जितनी भी लिक्विडिटी इस फेयर वैल्यू गैप में प्रेजेंट थी वो सारी की सारी लिक्विडिटी जो है वो मार्केट ने ले ली है। और इस केस में जब भी आपको दिखे कि ये फेयर वैल्यू गैप की तरफ वापस आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, और ये ट्रेड्स जो है वो सबसे बड़े ट्रेड्स बन जाते हैं, क्योंकि आपको इसमें अबंडेंट लिक्विडिटी मिल जाती है और यहाँ पर एग्रेसिव मूव्स आने के हाई चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर
जो ट्रेड करोगे आप उसके वर्क करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। अब कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि सर क्या ये चीजें 100% वर्क करेंगी? तो देखो मार्केट में 100% जैसा कुछ नहीं होता। अब देखो जब भी हम ये लॉन्ग टूल लगाते हैं या अपने ट्रेड को पंच करते हैं तो उसके साथ एक स्टॉप लॉस जरूरी अटैच होता है। दैट मीन्स अगर मैं गलत हो गया तो मैं इतना छोटा गलत हो जाऊंगा, मेरा इतना लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सही हो गया तो मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा और मेरे कैपिटल को ग्रो करने का एक मौका मिलेगा, यानी कि छोटा सा स्टॉप लॉस बड़ा सा प्रॉफिट। तो यही तो ट्रेडिंग का मेन मकसद होता है। तो 100% तो कुछ चीज वर्क नहीं करेगी। ये अगर इसको काम करना होगा तो ये 10 ट्रेड्स में जो है वो 7 से 8 बार जरूर काम करेगी। आपको 2-3 स्टॉप लॉसेस देखने को भी मिलेंगे, तो उन चीजों से डरना नहीं चाहिए। तो ये सिंपल सजेशन रहती है। तो इन चीजों को हम प्रैक्टिकल चार्ट पर भी देखेंगे जब हम अपने ट्रेड्स को ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करेंगे, या अपने चार्ट्स पे एक पावरफुल स्ट्रैटेजी जिसमें हम ट्रेंड, मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स और फिबोनाची को कंबाइन करेंगे। और फेयर वैल्यू गैप्स को अगर आपको बेरिश ट्रेड में मार्क करना है या बेरिश कैंडल में मार्क करना है तो यहाँ पर आपको कैंडल नंबर 1 का यहाँ पर आपको लोवेस्ट पॉइंट मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइसेस जो है वो नीचे आए हैं। तो मेरे पास कैंडल जो नंबर 1 रहेगा वो ऊपर का होगा, यानी कि ये वाला मेरे पास C1 कैंडल होगा। तो C1 कैंडल का मुझे लोवेस्ट पॉइंट मार्क करना है। तो इसका जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो इसकी लोअर विक हो सकती है या इसकी क्लोजिंग हो सकती है। तो इस समय मार्क करूंगा यहाँ पर, और आपको इसको कंबाइन करना है थर्ड कैंडल के हाई के साथ, जो कि यहाँ पर है। ये थर्ड कैंडल का जो हाई है वो या तो इसकी ओपनिंग हो सकती है या तो इसकी अपर विक हो सकती है। तो ये हमारे पास एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बन जाती है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पर आपको समझाए थे बुलिश फेयर वैल्यू गैप में सेम काम करेगा, यानी कि टच करेगा फिर गिरेगा। इसको हम उतना ज्यादा नहीं देखेंगे। अगर यही चीज 50% तक आएगी फिर यहाँ से गिरेगी तो उस ट्रेड को लेना बेहतर होता है। और सबसे बड़ा ट्रेड जो यहाँ पर होगा वो होगा कि अगर ये इम्बैलेंस के लिए जाए, यानी कि पूरी फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी ले ली, फिर अगर ये नीचे आ जाए तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है इन फेयर वैल्यू गैप्स में। अब हम मास्टरी ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स देंगे और इनका एक क्विक रिवीजन यहाँ पर होगा। तो ऑर्डर ब्लॉक्स जैसे कि आप में से मोस्ट लोगों को पता होगा कि एक डाउन मूव के बाद जब एक एग्रेसिव अपसाइड का मोमेंट आता है जिसमें बड़े मोमेंटम वाले कैंडल्स बनते हैं तो वहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया जाता है। और सिमिलरली जब एक छोटा सा अपसाइड का मूव होता है और उसके बाद एक एग्रेसिव डाउन मूव आता है तो वहां पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया जाता है। तो मोस्टली आप में से लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो एग्रेसिव मूव से पहले जो एक अपोजिट डायरेक्शन का कैंडल होता है, जैसे कि हमारे केस में एक बुलिश मोमेंट आया है तो इससे पहले जो एक रेड कैंडल होगा तो इसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया जाता है। और ये कॉन्सेप्ट जो है उतना ज्यादा वैलिड नहीं है, इसको हम बेसिक लेवल ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। और ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स फेल भी हो जाती है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक काम कैसे करता है, जैसे कि आप देखो ये इसने मार्केट में सपोर्ट बनाया तो मार्केट दोबारा इसमें आएगा और फिर यही से ऊपर चला जाएगा। तो ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरीके से बाइंग पे वैलिड है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये बेसिक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके काम करने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक लेवल ऑर्डर ब्लॉक है। और अब आती है हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल ऑर्डर ब्लॉक, जो कि आपको मोस्टली देखनी चाहिए। तो इंटरमीडिएट ऑर्डर ब्लॉक में हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास पावरफुल कैंडल्स बने हैं, मोमेंटम वाले कैंडल्स बने हैं, उनके बीच में एक फेयर वैल्यू गैप होनी चाहिए। जब आपको एक फेयर वैल्यू गैप उसमें दिखेगी तो जो नीचे अब हम ऑर्डर ब्लॉक इस कैंडल पे मार्क करेंगे ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वैलिड है और इसमें ट्रेड करना बहुत ज्यादा सही रहता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन रहता है क्या मुझे ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करना चाहिए यहाँ पर या फेयर वैल्यू गैप? तो इस केस में आप मोस्टली देखोगे कि कैंडल्स जब आएंगे नीचे तो वो इस फेयर वैल्यू गैप से अगर ऊपर जाएंगे भी तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लफ है। मैंने जैसे कि आपको समझाया कि मार्केट हमेशा किस चीज को ढूंढता है, लिक्विडिटी को। जितनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी उतनी ज्यादा सही है। तो आप देखो यहाँ पर लिक्विडिटी है और इसको यहाँ पर ज्यादा लिक्विडिटी मिल रही है, तो ये हमेशा टारगेट करेगा कि मैं यहाँ पर आऊं और फिर यहाँ से मैं ऊपर जाऊं। तो ये हमें एक इंटरमीडिएट लेवल ऑर्डर ब्लॉक देखने को यहाँ पर मिलती है, जो कि आपको दिखेगी कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर्क करती है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है कि आपको एक बेसिक लेवल की ऑर्डर ब्लॉक ढूंढनी है और उसके साथ अगर आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रही है तो वो वैलिड होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर कर दूं कि जब भी आप यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप मार्क करोगे
तो इसको मार्क करने का तरीका यहाँ पर हमेशा ये होता है कि जो मोमेंटम कैंडल्स होते हैं यानी कि सेम कलर ग्रीन कैंडल्स, इनको मार्क करना है। आधे लोग क्या करते हैं, इस नीचे वाले रेड कैंडल और इस सेकेंड ग्रीन कैंडल को मार्क करते हैं और कहते हैं कि सर यहाँ पर तो ऑर्डर ब्लॉक है। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है और ये फेयर वैल्यू गैप भी वैलिड नहीं है, तो इस तरीके से आपको नहीं देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आपको कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं दिख रही है, यानी कि जो इस कैंडल का हाई है और थर्ड कैंडल का लो है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो नीचे का जो ऑर्डर ब्लॉक उस वक्त होगा वो ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल भी वैलिड नहीं है और इस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड नहीं किया जाता है। तो ये इंटरमीडिएट लेवल का हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसे अब आप याद रख सकते हो। और अब सबसे लास्ट पे आता है मेरा फेवरेट, जिसको मैं कहता हूं एडवांस लेवल ऑर्डर ब्लॉक। तो ये एडवांस लेवल ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करती है? अब देखो मोस्टली क्या होता है, अब देखोगे कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स है ये कंटिन्यूएशन की तरह ज्यादा काम करती है। और ये ऑर्डर ब्लॉक आपको कब दिखेगी? जब आप देखोगे कि प्राइस ऊपर गया है फिर प्राइसेस नीचे आए हैं, यानी कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस टाइप बनाया है, फिर यहाँ से एक एग्रेसिव मोमेंट ऊपर की तरफ आता है। तो इस केस में क्या होता है कि हम इस रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक पे आपको समझाऊं तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो इस रेजिस्टेंस को मैं मार्क करता हूं यहाँ पर इस ब्लैक लाइन से, और मुझे मार्क करना है इसका सपोर्ट जहां से ये बना था। तो ये रहा मेरा सपोर्ट इस ऑर्डर ब्लॉक का जहां से प्राइसेस ने ऊपर जाना चालू किया है, और इसी में मुझे एक फेयर वैल्यू गैप भी मिलनी चाहिए, तो वो इसको बहुत ज्यादा वैलिड बनाता है। तो क्योंकि मुझे फेयर वैल्यू गैप जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो मैं इस फेयर वैल्यू गैप को भी मार्क करूंगा और इसके अंदर मैं लिखता हूँ FVG, ताकि आपको याद रहे कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है ना कि ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ पर जो आपको मार्किंग करनी है वो कैसे करनी है? देखो आपका यहाँ पर बेसिक क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है, यानी कि जो हमने बेसिक ऑर्डर ब्लॉक सीखे, यानी कि लास्ट कैंडल बिफोर द मोमेंटम, वो क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। अब इसके बाद हमारे पास आती है इंटरमीडिएट लेवल की ऑर्डर ब्लॉक, उसका होता है फेयर वैल्यू गैप और बेसिक ऑर्डर ब्लॉक, वो भी फॉलो हो रहा है। और थर्ड एडवांस में यहाँ पर हम एडवांस लेवल में देखते हैं कि एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट टाइप बनता है। तो यहाँ पर अब ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए हम क्या काम करते हैं, जो हमारे पास मोमेंटम से पहले अपोजिट डायरेक्शन का कैंडल है उसका हम हाई लेते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो मेरे पास इस रेजिस्टेंस का हाई बनता है, यानी कि जहां पर ये रेजिस्टेंस है, तो मैं उस पॉइंट तक अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करता हूं और ये मेरे पास एक एडवांस लेवल की ऑर्डर ब्लॉक बन जाती है। तो यहाँ पर मैं अगर इस फेयर वैल्यू गैप को हटा दूं और इस सपोर्ट को भी हटा दूं, तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर जो इस वक्त मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क की है, तो ये एक एडवांस लेवल की ऑर्डर ब्लॉक है और इसके काम करने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। और यही आपको मोस्टली मार्केट में जब भी मिले तो आपको ये ट्रेड करनी चाहिए। और यहाँ पर ट्रेड करने का सिंपल सा तरीका है, 50% तक आए वैलिड है, इसके अंदर थोड़ा बहुत आए तब भी ऊपर जाए तो वैलिड है। टचिंग पे मैं उतना ज्यादा यकीन नहीं करता हूं क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो इसके अंदर होती है, तो इसको अप्रोच करना चाहिए नीचे की तरफ और थोड़ा पेनिट्रेट जो है वो ये करना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए, तब हमें एक ज्यादा वैलिड ट्रेड देखने को मिलेगा। यानी कि जो हम एडवांस लेवल की ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं उसमें हमारा बेसिक का क्राइटेरिया फुलफिल होता है और इंटरमीडिएट लेवल ऑर्डर ब्लॉक का भी क्राइटेरिया फुलफिल होता है। यानी कि ये एक मोस्ट प्रोफेशनल ऑर्डर ब्लॉक है जिसको आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो इस चीज को मैं आपको थोड़ा रियल चार्ट पर भी दिखाता हूं ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो इसकी अगर हम एक सिंपल सी एग्जांपल देखें तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि मेरे पास एक डाउन साइड का मोमेंट है जो एक कंसोलिडेशन हो सकती है, और उसके बाद आप देखो प्राइसेस ऊपर गए और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की क्रिएशन मार्केट ने की है, और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आया और यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बेसिक ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करूंगा जो कि मेरे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाती है, तो और इसको मैं जो है वो आगे की तरफ स्ट्रेच कर देता हूँ। देखो ये है मेरे पास एक बेसिक लेवल की ऑर्डर ब्लॉक, इसको मैं ट्रेड कर सकता हूं लेकिन इसकी वैलिडिटी उतनी नहीं होती है। अब एडवांस लेवल का क्राइटेरिया हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या एक फेयर वैल्यू गैप बन रही है, दैट मीन्स ये फुलफिल हो रहा है, फेयर वैल्यू गैप भी है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, बेसिक ऑर्डर ब्लॉक भी है, इंटरमीडिएट ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब मैं यहाँ पर एडवांस लेवल की ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करता हूँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, जहां पर हमें लास्ट अपोजिट कैंडल का हाई मिलता है उस पॉइंट से अप टू जहां पर मैं रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ, इस पॉइंट यानी कि ये पॉइंट है, तो इसको मैं आगे की तरफ स्ट्रेच कर देता हूं, तो ये मेरे पास एक एडवांस लेवल की ऑर्डर ब्लॉक बन जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि ये लिक्विडिटी जोन है और लिक्विडिटी जोन जो है इस यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं।
तो जहां पर भी ये आता तो हम यहाँ पर एक पेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसके 50% जोन में आया है तो यहाँ पर हम एक पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। अब देखो इसका जो एक्यूरेट स्टॉप लॉस रहता है वो इस कंप्लीट कैंडल के नीचे ही रहता है, ये इसका पूरा एक्यूरेट स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग पर्पस भी कर सकते हो तो इस ऑर्डर ब्लॉक से आप थोड़ा नीचे ये अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, लेकिन वैलिड स्टॉप लॉस ये रहेगा। और आपका जो टारगेट होता है, जो आपके पास जो भी रीसेंट हाई होगा, जैसे कि ये मेरे पास एक टॉप पॉइंट है तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा एक टारगेट बनता है, यानी कि इसके इतना ऊपर हम टारगेट जा सकते हैं। यानी कि ये ट्रेड जो है वो तकरीबन 1:7 के लिहाज से हमें मिल रहा है और ये एक बड़ा ट्रेड होता है। तो जैसे ये ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है तो आप आगे देख सकते हो कि इसी ऑर्डर ब्लॉक से हमें एक बहुत बड़ा ट्रेड देखने को मिला है और एक बहुत बड़ा मूव हम यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। तो इस ट्रेड के साइज की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन हमें 1:19 के रेशियो में ट्रेड देखने को मिला है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट ऑर्डर ब्लॉक्स को भी ट्रेड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे काम करती है। क्योंकि देखो अब एक ही कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे सिर्फ फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक्स तो वो उतना ज्यादा काम नहीं करेगा। इसको आपको कंबाइन करना है ट्रेंड के साथ, ओवरऑल लिक्विडिटी के साथ, मार्केट के सेंटिमेंट्स के साथ और सबसे हमारा पावरफुल टूल फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ। तो अब हम फिलहाल मार्केट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट सीखेंगे तो उसका हम एक क्विक रिवीजन देखते हैं, फिर उसके बाद हम इन सारी चीजों को एक साथ कंबाइन करते हैं, यानी कि जितना भी अभी तक हमने सीखा। अब हम अपने लास्ट कंसेप्ट की मास्टरी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मास्टरी ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची जो है ये एक पावरफुल टूल है जो हम यूज करते हैं स्विंग्स पे। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, हमारे पास एक बेसिक अपसाइड की स्विंग है, जब प्राइस ऊपर जाता है तो ऊपर ही नहीं जाता रहेगा, वो एक रिट्रेसमेंट देता है। और सिमिलरली जब प्राइस नीचे आता है तो वो नीचे ही नहीं जाता रहेगा, वो पहले एक रिट्रेसमेंट देगा ऊपर साइड की तरफ। तो ये कितना रिट्रेसमेंट होता है, कहां तक प्राइसेस आ सकता है, तो ये मोस्टली डिपेंड करता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे। तो हमें अगर अपसाइड के मोमेंट पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगानी होगी तो जो हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट है उससे हम टॉप पॉइंट की तरफ आ जाते हैं और अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ड्रॉ करते हैं। और फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर और एक स्विंग है जो यहाँ से यहाँ तक गया है, फिर यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे आया है, तो यहाँ पर अगर मुझे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, तो इसी सपोर्ट से इस टॉप तक इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ किया जाएगा। अब देखो जब अपसाइड का मोमेंट हो तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मार्क करता हूं, लेकिन अगर मोमेंट ऊपर से नीचे की तरफ है तो मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी टॉप से बॉटम की तरफ ड्रॉ करूंगा। तो ये आपको याद रखना है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि जब 100% ऊपर की तरफ होगा दैट मीन्स मैंने नीचे की तरफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है, और जब आपको दिखे कि यही 100% जो है वो नीचे की तरफ है दैट मीन्स आपको समझ जाना है कि मैंने फिबोनाची जो है वो नीचे से ड्रॉ किया है। तो ये फर्क है, आप इसको याद रख सकते हैं और इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन रहता है कि मुझे इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट का क्या करना है। तो ये हमें 2-3 चीजों में हेल्प करता है। एक है मार्केट के लोज आइडेंटिफाई करने में, मार्केट के हाईज आइडेंटिफाई करने में, मार्केट का सपोर्ट आइडेंटिफाई करने में, मार्केट की रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने में और मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने में। दैट मीन्स ये ओवरऑल एक पावरफुल टूल की तरह काम करता है। तो आपको याद रखना है जब आपको दिखे कि प्राइस ऊपर गया और एक हाई लगा के मार्केट अब नीचे आ रहा है, तो देखो मार्केट नीचे ही नहीं जाता रहेगा, इसको ऊपर तो आना है। अब ये ऊपर कहां से आएगा, एक नया सपोर्ट कहां से बनाएगा, तो वो मोस्टली डिपेंड करता है इसके प्रीवियस मूव पे। तो अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस 23% तक आ गया है और ऊपर जा रहा है, कभी भी नहीं लेना है, छोड़ दो इसको, वेट करो कि ये और ज्यादा नीचे आ जाए। और अगर ये 38% तक आ रहा है फिर यहां से ऊपर जा रहा है, देखो आपकी बाइंग पोजीशन तभी बनेगी जब ये इस 23% के ऊपर जाएगा। लेकिन यहां पर आपको एक चीज देखनी है कि अगर प्रीवियस मोमेंट एक बहुत पावरफुल मोमेंट था और एक पावरफुल मोमेंटम के साथ प्राइसेस ऊपर गए हैं, तभी सिर्फ 38% से प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया फिर 38% से ऊपर जा रहा है तो वहां पर वो फिबोनाची का कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं रहता है। तो यहाँ पर एक एग्रेसिव मूव का होना बहुत ज्यादा वैलिड है। अब नॉर्मली बात करें तो फिबोनाची 50% से रिट्रेस करता है, तो जैसे ही 38% को ब्रेक करेगा आप बाई कर सकते हो। 61 से ऊपर जाएगा तो 50% को ब्रेक करेगा तो आप बाई कर सकते हो। और यही चीज वैलिड होती है यहां तक, यानी कि 61% और 78% के बीच में जो ये 50% एरिया है, तो यहां तक अगर फिबोनाची आता है फिर ऊपर जाएगा तो आप ट्रेडिंग जो है वो बाइंग में देख सकते हो।
लेकिन अगर आपने एक बार देखा कि प्राइस इस 50% जोन को तोड़ के 78 पे आ गया, अब ये कितना भी ऊपर जाए हम बाई नहीं करेंगे। जैसे ही हमें दिख रहा है कि ये अब नीचे आ रहा है, यानी कि ये हाई लगा रहा है, उस वक्त फिर हम सेल करते हैं। और ये सेल कहां तक करते हैं, जो कि प्रीवियस लिक्विडिटी लेवल है इसके नीचे आता है। फिर जब ये यहां से ऊपर जाएगा फिर हम उसके बाद बाई करते हैं। तो सिंपली मैं एक और बार रिपीट करता हूं, डाउन ट्रेंड के केस में तो यहां पर देखो 61% और 78% के 50% जोन में आएगा तब तक सेल करना वैलिड है, क्योंकि हम अभी सेलिंग के ट्रेड देख रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि मार्केट में हाई वैलिड है। और इस केस में तब तक क्या था, लो वैलिड है। लो से क्या किया जाता है, बाई किया जाता है, और हाई से क्या किया जाता है, सेल किया जा सकता है, यानी कि इस केस में हम सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एक बार इस लेवल के ऊपर आ गया, फिर ये जितना जितना नीचे आएगा तो नीचे से सेल वैलिड नहीं होगा, नीचे से बाई वैलिड होगा। जब भी आपको लो दिखेगा तो वो कहां तक वैलिड होगा, जब तक ना ये इस प्रीवियस लिक्विडिटी जोन को ब्रेक कर दे। फिर अगर ये नीचे आता है फिर हम ट्रेंड की डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन देख सकते हैं और हम अपने सेलिंग के ट्रेड्स को यहां पर मास्टर कर सकते हैं। तो आई होप ये नॉर्मल फिबोनाची का कॉन्सेप्ट आपको वैलिड लगा होगा और आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इन्हीं सारी चीजों को आपस में कंबाइन करेंगे, दैट इज ऑर्डर ब्लॉक, उसके साथ साथ हम ट्रेंड को देखेंगे, उसके साथ साथ हम मार्केट के अब स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके साथ साथ हम फेयर वैल्यू गैप्स को देखेंगे, उसके साथ साथ हम फिब को देखेंगे, और साथ ही में हम ओवरऑल मार्केट की लिक्विडिटी को भी देखेंगे। यानी कि ये अब एक कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी आपका जो है वो पूरा गेम बदल के रख सकती है यहाँ पर, और आप ये किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। अब हम सबसे लास्ट पे अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम ओवरऑल ट्रेंड को देखेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स को देखेंगे, फेयर वैल्यू गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे, लिक्विडिटी को देखेंगे ओवरऑल, और फिबोनाची कॉन्सेप्ट को इन सब चीजों के साथ कंबाइन करके अपने लिए एक मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी बनाएंगे जिससे हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि किस चीज की कितनी ज्यादा प्रेफरेंस है, तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो आपको ट्रेंड को देनी है, उसके बाद आपको मार्केट स्ट्रक्चर को सेकेंड प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद आपको जो प्रेफरेंस देनी है वो है लिक्विडिटी को, लिक्विडिटी के बाद प्रेफरेंस होती है ऑर्डर ब्लॉक्स की, और ऑर्डर ब्लॉक्स के बाद सबसे कम प्रेफरेंस होती है फेयर वैल्यू गैप्स की। और रही बात फिबोनाची की, वो तो ट्रेंड का ही टूल है और मार्केट स्ट्रक्चर का टूल है, तो उस पे तो उसकी प्रायोरिटी जो है वो सबसे ज्यादा ओवरऑल ही होगी। तो लेकिन ये आपको याद रखना है कि फेयर वैल्यू गैप्स की कम पावर होती है एज कम्पेयर टू ऑर्डर ब्लॉक्स और एज कम्पेयर टू मार्केट स्ट्रक्चर या ट्रेंड। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब जो हमारी स्ट्रैटेजी होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। सबसे पहले आपको जो है वो एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक मोमेंट में फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो ऑर्डर ब्लॉक से पहले जो है वो फेयर वैल्यू गैप मार्क होगी, जैसे कि इस केस में मैं देख सकता हूं मुझे यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। एडवांस लेवल ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने के लिए मुझे पता है कि मुझे एक रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जो कि मेरे पास ये एक रेजिस्टेंस रहा, और जो मेरे पास प्रीवियस रेड कैंडल होगा एक एग्रेसिव मोमेंट से पहले, तो उसका मुझे हाईएस्ट पॉइंट मार्क करना है, जो कि मेरे पास ये रहा। तो ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। तो अब मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर देता हूं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है, और सिमिलरली यहाँ पर हमें एक एग्रेसिव मोमेंट देखने को मिला है। तो ये फेयर वैल्यू गैप है, इसको मैं लिख लेता हूँ FVG, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, और इसको हम लिखते हैं यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पर ट्रेडिंग का सिस्टम क्या रहता है, देखो जैसे कि मैंने आपको कहा, सबसे पहले आपको लोवेस्ट पॉइंट को मार्क करना है। अगर मेरे पास ये लोवेस्ट पॉइंट है तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो कलर डिफरेंस करने के लिए मैं इसको एक रेड कलर की लाइन से मार्क कर देता हूं, और यहीं पर अगर हमें देखना है तो मैं इसका टॉप का पॉइंट, सबसे टॉप का जो होगा वो मार्क करूंगा एक लाइन से। तो ये रहा मेरे पास एक ओवरऑल मार्केट का मोमेंट, यानी कि जिसका ये हाई है और ये लोवेस्ट पॉइंट है। अब मुझे देखना है कि अगर इसको ट्रेंड कंटिन्यू करना है, क्योंकि अभी मैं अप ट्रेंड देख रहा हूं फॉर एग्जांपल, तो ये कंटिन्यू करना चाहिए ऊपर की ही डायरेक्शन में, क्योंकि मैं डायरेक्टली इन कैंडल्स में तो बाई नहीं कर सकता, मुझे एक रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। तो वो रिट्रेसमेंट कहां तक हो सकती है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक अपने फिबोनाची टूल को लगा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने इसको टॉप तक लगा दिया। तो टॉप तक लगाने के बाद सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग करूंगा और इसके जो कलर्स है वो मैं हाइड करूंगा, ताकि हमें ये दिखे, सिर्फ लेवल्स दिखे और ये कैंडल्स क्लियरली दिखे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस वक्त जो ये चार्ट है वो मुझे दिखा रहा है कि प्राइस नीचे आया
और सबसे पहले यहाँ से इसने ऊपर जाना चालू किया था, जहां पर बहुत सारे लोग जो है वो बाई करते हैं इन कैंडल्स को देख के। वो यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते हैं, यानी कि इसका टॉप और इस थर्ड कैंडल का लो, वो कहते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन जब ऑर्डर ब्लॉक हो तो सिर्फ नीचे वाली फेयर वैल्यू गैप वैलिड होती है, ऊपर की फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड करना सही नहीं रहता है। तो ये पॉइंट याद रखना है। दैट मीन्स अगर ये यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ये वैलिड नहीं है, और आप देख सकते हो यहाँ पर ये 23% लेवल से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से भी ट्रेड करना जो है वो फिबोनाची के हिसाब से लॉजिकल नहीं बन रहा है। तो इस चीज को भी हम यहीं पर अवॉइड कर देते। और इसके बाद आप देखो मार्केट नीचे आया और इस फेयर वैल्यू गैप जोन में आया है। तो इस फेयर वैल्यू गैप जोन में आने के बाद आप देखो प्राइसेस ने ऊपर जाना चालू किया है। तो इन ट्रेडों को कैसे करना है देखो, क्योंकि ये नीचे से अब 50% लेवल से भी ऊपर गया है, यानी कि यही से रिट्रेसमेंट हुई है। तो इस ट्रेड को बिल्कुल लिया जाता है और यहाँ पर आप अपनी पोजीशन बनाओगे। और देखो यहाँ पर बड़ा स्टॉप लॉस आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्विक स्कैल्पिंग का ट्रेड होगा। जो रीसेंट हाई होगा, फॉर एग्जांपल ये रीसेंट हाई है, तो इसके ऊपर तक हम जा सकते हैं, या आप क्लियरली जो है वो अपना टारगेट इसके ऊपर भी रख सकते हैं, ताकि हमें एक क्लियर टारगेट देखने को मिले। लेकिन इस ट्रेड की रिलायबिलिटी भी यहाँ पर कम होती है। मोस्ट केसेस में आप देखोगे कि मार्केट जो है वो एक दो कैंडल्स ऊपर बनाएगा, फिर अचानक से क्रैश कर जाएगा वो बड़ा कैंडल दिखाकर। तो वहीं पर हम फिर कंफ्यूज होता है कि सर यहाँ पर क्या हुआ, मैंने तो फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड किया था, लिक्विडिटी मैंने देखी थी मार्केट की, और ये फिबोनाची के कॉन्सेप्ट से जो है वो 50% लेवल से भी ऊपर जा रहा था। तो सर मैं गलत कहाँ पर हुआ? तो यहाँ पर जो गलती होती है वो ये है कि आपने इसको एक बड़ा ट्रेड समझ लिया। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट हमेशा अपनी लिक्विडिटी को ढूंढता है, जहां पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है मार्केट वहां पर आना प्रेफर करता है। अब देखो अगर इसने फेयर वैल्यू की लिक्विडिटी ले ली, अब इसके पास इम्बैलेंस की लिक्विडिटी है, तो इम्बैलेंस के बाद भी इसके बाद और एक ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी है, तो ये हमेशा इस चीज की तरफ जाना प्रेफर करता है। और आप देखो ऑर्डर ब्लॉक कहां पर है इस वक्त, 78 पे। अगर ये इस जोन में कहीं पर होता तो ये खतरनाक तरीके से काम करता, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो 78% जोन में आ रहा है। दैट मीन्स अगर ये यहां पर आएगा तो क्या हमें बाई करना चाहिए? अब देखो अगर यहां पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है तो बाइंग वैलिड नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स और ये जोन जो है वो ऑटोमेटिकली एक लिक्विडिटी जोन बन जाते हैं, तो मार्केट इतनी लिक्विडिटी लेकर जो है वो एक बड़ा मोमेंट प्रिपेयर कर सकता है, और इस केस में मार्केट का ऊपर जाना वो तय होता है और मार्केट बड़ा मोमेंट दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसके बाद दिख रहा है कि मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया और इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद जैसे ही आपको दिखे कि ये इस ऑर्डर ब्लॉक के जोन से बाहर जा रहा है, जो कि है 50% जोन में आ रहा है, यानी कि जो बाइंग का जोन है हमारा यहाँ पर, तो मैं क्या काम करूंगा, इस 78% जोन के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, या अगर आप अच्छा स्टॉप लॉस लेना चाहते हो तो आप इसके नीचे भी जा सकते हो एक ट्रेड को देख के। लेकिन मैं इसी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अपना स्टॉप लॉस जो है वो हल्का सा यहाँ पर रखूंगा, और इसके बाद मेरा टारगेट जो होगा वो मोस्ट रिसेंट हाई के ऊपर होता है। अब मोस्ट रिसेंट हाई के ऊपर ही क्यों होता है, ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यहां तक क्यों नहीं, यहां तक क्यों नहीं, यहां तक क्यों नहीं, सिर्फ इसके ऊपर ही क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैंने आपको बार बार समझाया, मार्केट में हमेशा हायर हाईज और हायर लोज की क्रिएशन होती है जब एक अप ट्रेंड होता है। दैट मीन्स जो प्रीवियस हाई होता है मार्केट उसके ऊपर जाता है, प्रीवियस हाई है मार्केट उसके ऊपर जाता है। तो जितनी दफा ये ऊपर जाता रहेगा हम यहाँ पर अपना एक ओवरऑल ट्रेड देख सकते हैं और इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तभी मेरा जो टारगेट होता है वो हमेशा इस हाई के ऊपर रहता है। तो इतनी कन्फ्लुएंसेस के साथ आप मार्केट में जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप देखो मैंने एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है बस कैंडल्स का, आपको ओवरऑल ट्रेंड देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें आपको कंबाइन करनी है, जो कि अब हम रियल चार्ट पर भी देखेंगे इनको कैसे देखा जाता है। आई होप कि थ्योरी आपको समझ आ गई होगी। देखो यहाँ से मैंने कहा कि वैलिड ट्रेड है, लेकिन स्कैल्पिंग का बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करना। क्विक ट्रेड्स के लिए आप जा सकते हो, आप बड़ी क्वांटिटीज के साथ छोटे एसएल देख सकते हो, यानी कि ये एसएल लगाया इसके टारगेट के लिए, तो वो चीजें आप यहाँ पर वो कर सकते हो क्विक स्कैल्प। अगर आप ये 1 आवर पे देख रहे हो तो आपका क्विक स्कैल्प 15 मिनट्स, 30 मिनट्स और 5 मिनट्स पे बनेगा। 4 आवर पे देख रहे हो तो 1 आवर, 2 आवर, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स पे देख सकते हो। 1 डे पे स्ट्रक्चर बन रहा है, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट्स पे आप ये चीजें जो है वो ट्रेड कर सकते हो, स्कैल्प ट्रेड्स, और आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसी स्ट्रैटेजी को अपने रियल चार्ट पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं और हम देखते हैं कि हमें ये कैसे आइडेंटिफाई होती है और इसको वहां पर ट्रेड कैसे करना है। तो अब हम
इसी स्ट्रैटेजी को जो है वो अपने रियल चार्ट पर देखेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने USD JPY का चार्ट खोला है जो कि मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे खोला है। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है। जब भी कोई लिक्विडिटी का जोन होगा दैट डजंट मीन कि जैसे कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि वो टच होगा और प्राइसेस ऊपर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके बीच में आएंगे तो ऊपर जा सकता है, इसको ब्रेक करके नीचे आएगा तो वो भी लिक्विडिटी होती है, फिर उसके बाद ऊपर जा सकता है। और कितना ये नीचे जाना चाहिए या कितना ये नीचे जा सकता है उसके लिए मैंने आपको फिब का कॉन्सेप्ट सिखाया। अगर ये नीचे आते आते उसी 50% जोन में आता है जो हमने 61% और 78% के बीच में देखा है तो तब तक तो वैलिड है। अगर इसके हल्का सा नीचे आ जाए और वो विक्स बना दे तब भी वैलिड है। तो यहाँ इस तरीके से आप इन जोन को ट्रेड कर सकते हो और आप इनको एंट्री पॉइंट्स की तरफ मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो मैंने USD JPY का चार्ट खोला है और 1 आवर पे खोला है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर चार्ट को हम जूम करें तो अगर हम चार्ट को छोटा करें तो आप देख सकते हैं कि प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में थे, फिर प्राइसेस ने एक अप ट्रेंड यहाँ से शुरू किया था और जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये मेरे पास एक लोवेस्ट पॉइंट है और इसने यहाँ से एक स्विंग की फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया था। अब ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड का रिवर्सल कैसे पकड़ता है इस पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो वो आप देख सकते हैं। अब देखो, क्योंकि मैं अप ट्रेंड देख रहा हूं तो अप ट्रेंड में सिर्फ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ही वैलिड होगा। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक अगर आप यूज भी करेंगे तो वो सिर्फ स्कैल्प छोटे ट्रेडर्स के लिए वैलिड होगा और उस टाइम फ्रेम के 1/2, 1/4 या 1/8 टाइम फ्रेम पे वैलिड होगा स्कैल्प करना। तो फिलहाल हम कंटिन्यूएशन वाले ही देखेंगे। तो यहाँ पर इस स्विंग से मैं देख सकता हूँ कि प्राइस ऊपर गया और प्राइसेस ने यहाँ पर एक हाई लगाया, तो मैं इस हाई को मार्क कर देता हूँ और हम यहाँ पर इस पे फिबोनाची लगा देते हैं अपना सपोर्ट फाइंड करने के लिए। तो अगर मैं देखूं तो ये आया है मोस्टली यहाँ तक 61% के थोड़ा नीचे यानी कि 50% जोन में। दैट मीन्स ये मेरा एक वैलिड सपोर्ट बन चुका है और अब मुझे मार्केट में आगे की प्रोसेस करनी है। यानी कि देखो, पहले स्विंग तो हमें आइडेंटिफाई करनी है। ये लोवेस्ट पॉइंट का वैल्यू नहीं है, अब ये मेरे पास एक सपोर्ट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है जिसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है। अब अगर हम आगे देखें, मार्केट जो है वो मार्केट यहां तक गया है और अगर हम इसमें ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड करें तो वो भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गया है तो छोटे छोटे कैंडल्स दिखे हैं, कोई पावरफुल मूव तो है नहीं, तो यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। फिर प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि एक ऑर्डर ब्लॉक की क्रिएशन हो रही है जिसका अगर मैं रेजिस्टेंस मार्क करूँ तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस है और इसमें फेयर वैल्यू गैप भी बन रही है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप है, तो ये भी मुझे मिल रही है। और इसके बाद अगर मुझे अब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करना है दैट मीन्स प्रीवियस कैंडल का हाई जो कि रेड कैंडल है यहाँ पर और जो मेरे पास रेजिस्टेंस है उसके हाई को मैं मार्क करूंगा और इसको मैं आगे की तरफ स्ट्रेच कर दूंगा। ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। अब देखो, ऑर्डर ब्लॉक में आ गया मार्केट, दैट डजंट मीन आप सीधे बाई कर दोगे, आप चिल्लाओगे कि सर बाई बाई ये करना है वो करना है, तो ऐसा नहीं है। अब देखो, मैं क्यों कहता हूं कि फिबोनाची का सपोर्ट लेना यहाँ पर जरूरी है और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अब देखो, जैसे कि मैं देख रहा हूं मार्केट नीचे से ऊपर गया यानी कि लोवेस्ट पॉइंट से ही फिबोनाची मार्क होगा और टॉप तक पहला मेरे पास ये टॉप बना और आप देखो ये टॉप बनने के बाद जब मार्केट नीचे आया तो वो इस 23% के थोड़ा नीचे आया और 38% को भी टच नहीं किया। और 38% का टच करना भी यहाँ पर वैलिड नहीं होता क्योंकि उतने ज्यादा कोई एग्रेसिव कैंडल्स यहाँ पर नहीं बने हैं। दैट मीन्स मुझे वेट करना चाहिए। देखो यहाँ पर इसने टच किया है, फिर प्राइस ऊपर गए, छोटा सा ये मोमेंट ऊपर गया और यहाँ पर आप देखो एग्रेसिवली स्टॉप लॉसेस हिट करता है ये, तो इसलिए जो है वो वेट करना और बाकी कन्फ्लुएंसेस को भी देखना बहुत ज्यादा वैलिड बन जाता है। तो दैट मीन्स ये हाई वैलिड ना हो के फिर मार्केट ऊपर गया तो मैं इस हाई को मार्क करूंगा। ये भी मैंने आपको पिछले फिबोनाची के वीडियो में समझाया था। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको मार्क किया तो आप देखो फिर प्राइसेस एग्रेसिवली नीचे आए और इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया नीचे की तरफ। दैट डजंट मीन कि ये काम नहीं करेगा। अब यही पॉइंट होता है क्योंकि लिक्विडिटी एक सम पॉइंट पे नहीं होती है कि आप एक्यूरेट पॉइंट ड्रॉ करोगे और उसी पे लिक्विडिटी और वहीं से ऊपर जाएगी, तो ऐसा मार्केट में नहीं होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह आप सोचो। अब देखो अल्टीमेटली मार्केट कहां पर आ गया, इस 68% और इस 78% के 50 जोन में आ गया, विक्स बनाई यहाँ पर। दैट मींस एक पॉजिटिव ट्रेड हम यहाँ पर ओवरऑल देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या हुआ है कि मेरे पास एक हाई बना, मैं उस हाई को मार्क कर देता हूं। ये मेरे पास एक वैलिड हाई बना है जो कि यहाँ पर है और इसके साथ साथ मेरे ऑर्डर ब्लॉक से अब ट्रेड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मैं कैसे यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट करूंगा, नीचे जाके ये अब इसमें ऊपर आ रहा है और हायर लोस की क्रिएशन कर रहा है। इसके मिडल से आप कर सकते हो, तो यहां से मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखो या इसके प्रीवियस लो के नीचे, वो भी वैलिड होगा।
तो यहाँ पर फिलहाल मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो रख देता हूँ इस वाली स्विंग के नीचे, ताकि आपको समझ आए कि करना क्या होता है एक्चुअल ट्रेडिंग में। जो आप वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट सीखते हो कि ये होना चाहिए, वो क्राइटेरिया होता है, वो एक्चुअली में काम नहीं करते हैं। ट्रेडिंग एक वोलाटाइल चीज है, मार्केट चेंज होता रहता है, इसलिए आपको कंडीशंस अडॉप्ट करनी होती है, आपको मार्केट के सेंटिमेंट समझने होते हैं। आप डायरेक्टली कहोगे कि सर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये पॉइंट तो क्राइटेरिया मैच ही नहीं हुआ, तो कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता है। आपको अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट क्या बोल रहा है। तभी मैं कह रहा हूं कि आप प्रीवियस वीडियोस भी हमारी देखो, आपको समझ आ जाएगा कि ओवरऑल चार्ट को रीड कैसे करता है। अब टारगेट की बात मैंने कही, तो प्रीवियस जो भी मेरे पास हाई होगा, इसके थोड़ा सा ऊपर आप जा सकते हो और आपको टारगेट मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं अपने प्रीमियम टेलीग्राम में भी हमेशा ट्रेडर जो शेयर करता हूं, उनमें भी आप देखोगे मैं मिनिमम 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यूज करता हूं, और जब हमें बड़े ट्रेड्स मिलते हैं तो वो 1:20 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज में जाते हैं, 1:10 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज में जाते हैं, और हम बड़े ट्रेड्स करते हैं। तो वहां पर मेन मकसद ये होता है, अगर मेरे कंटिन्यूअसली फॉर एग्जाम्पल 3 ट्रेड भी गलत हो गए, तो उसके बाद अगर एक ही ट्रेड मेरा प्रॉफिट में आ गया, एक तो इन 3 ट्रेड्स का लॉस रिकवर हो जाएगा और उसके बाद भी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा। तो वो होता है एक एक्चुअल रियल ट्रेडर का ट्रेड करने का तरीका। तो ये तरीका आप यहाँ पर देख सकते हो, और इसी में आपको मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स भी देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पर, तो अब ऑर्डर ब्लॉक अगर हम फाइंड करें तो उतना कुछ खास तो मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा जो है वो फिर से, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको ट्रेडिंग में सेलेक्टिव होना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आप कुछ क्राइटेरिया बन रहा है या नहीं बन रहा है। जैसे कि हमारा ट्रेड यहीं से भी शुरू हो गया था, फिर प्राइसेस ऊपर गए थे। अब दोबारा आप देखो, अगर मैं यहां पर भी देखता तो ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस बना था, और यहां पर आप देखो फेयर वैल्यू गैप मार्क करने के लिए आप देखो इस कैंडल को मैं मार्क करूंगा, और देखो ये इसके बीच में ही ये कैंडल्स है। तो आप देखो टॉप तक भी आप फेयर वैल्यू गैप ढूंढ सकते हो, यहां पर भी आप देखते हो इम्बैलेंस बचा है, तो ये भी एक वैलिड ट्रेड रहता है। अब ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता कि सीधे ही 1-2 कैंडल जो है वो सीधे चले जाए, जैसे कि इस केस में हुआ, ये परफेक्ट होता है। ये होता है कि देखो ये 2 कैंडल्स को मैं, या इन 3 कैंडल्स को मैं एक भी मान सकता हूं, तो इसमें कोई इशू नहीं रहता है। तो आप इस तरीके से भी मार्केट देख सकते हो। अगर ये आपके लिए वैलिड नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप इसको समझते हो कि सर ये भी हमें लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम चार्ट की स्ट्रेंथ के हिसाब से देखें तो ट्रेड्स तो ऑलरेडी वैलिड है, और दूसरी बात कहें तो फिबोनाची के हिसाब से मेरे लॉस वैलिड है, तो उस हिसाब से भी यहाँ से भी ट्रेड बन रहा था, और ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से भी यहाँ पर ट्रेड बन रहा था। तो फिलहाल हम इसको नहीं लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। इसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो देखो ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस बना, ठीक है। इसके बाद आप देखो फेयर वैल्यू गैप्स कितनी बड़ी बन रही है। चलो फेयर वैल्यू गैप भी मिल गई। ऑर्डर ब्लॉक को अगर मैं मार्क करूं, मैं इस कैंडल से मार्क कर सकता हूं, या मैं इस नीचे वाले ग्रीन कैंडल से भी मार्क करता हूं, क्योंकि ये कोई एग्रेसिव कैंडल तो है नहीं, इसका कलर उतना मैटर भी नहीं करेगा। तो ये रहा मेरा एक एडवांस लेवल का ऑर्डर ब्लॉक। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए और इसकी एक्यूरेसी मेजर करने के लिए, या इसका परफेक्ट होना मेजर करने के लिए, मैं फिर से लोवेस्ट पॉइंट को सपोर्ट मानूंगा, जो कि मुझे फिबोनाची के हिसाब से मिला था, क्योंकि ये 68% के थोड़ा नीचे था। तो इससे अब मैं हाईएस्ट पॉइंट आइडेंटिफाई करूंगा, जो कि नीचे से इस वाले पॉइंट तक आ रहा है। और आप इसके बाद देखो मार्केट एग्जैक्टली 50% जोन में आया, फिबोनाची के हिसाब से ट्रेड वैलिड है। इसके बाद मैं देखूं तो ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से भी ट्रेड वैलिड है। तो यहाँ से एक ट्रेड लेना जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपना एक बाइंग इनिशिएट कर सकता हूँ, इसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा, और मेरा जो टारगेट है वो इस हाई के हल्का सा ऊपर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी मुझे 1:4 के टारगेट्स देखने को मिले हैं। तो एक ट्रेडर के लिए 1:3 का टारगेट भी बड़ा होता है। तो आप देख सकते हो कि ये तरीके आप यूज करके आप मार्केट में अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी बना सकते हो। अब अगर हम और एक चीज देखें तो यहाँ पर देखो कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पर देखो या जब ये रेड कैंडल बना तो इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और ये अगर मैं लास्ट कैंडल को भी मार्क करूँ, एक तो फेयर वैल्यू गैप मिसिंग है, और दूसरी बात कि ये थोड़ा स्लोली गया है, फिर इसने एग्रेसिव मोमेंट फिर से दिया है, तो ये कोई वैलिड तो नहीं बन रहा। दैट मीन्स जब इस जोन में आएगा तो यहाँ से बाई नहीं हो सकता। तो ये चीजें आपको ध्यान में अब रखनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ट्रेंड, ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स को आप एक साथ कंबाइन करके भी ट्रेड कर सकते हो। अब रही रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक की बात, तो उसको भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास मार्केट में एक वैलिड रेजिस्टेंस बना था, जो कि जिसको मैं इधर मार्क कर सकता हूं। और इसके बाद आप देख सकते हो कि जो ये ग्रीन कैंडल्स है, इसके बाद एक हमें फेयर वैल्यू गैप देखने को भी मिल सकती है बड़ी। तो मैं यहाँ पर अगर मार्क करूं तो क्योंकि ये डाउन मूव का फेयर वैल्यू गैप है, तो इसमें हमें सपोर्ट मार्क करना पड़ता है। ये है मेरे पास एक सपोर्ट, और
टॉप पॉइंट का जो ग्रीन कैंडल है इसके लो से मैं मार्क करूंगा, क्योंकि इस केस में हम हाई से मार्क करते हैं। तो मेरे पास जो एडवांस लेवल की ऑर्डर ब्लॉक बचती है वो है ये वाली ऑर्डर ब्लॉक। अब इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल करना वैलिड क्यों नहीं बन जाता है? जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक जो है ये मोस्टली ट्रेंड ट्रेडिंग में हमें काम देती है, यानी कि ये कंटिन्यूएशन में हमें हेल्प करती है एज कम्पेयर टू रिवर्सल। अब रिवर्सल के लिए भी कुछ रूल जो है वो अलग होते हैं, उसके लिए भी हमें जो है वो पहले रिवर्सल के कॉन्सेप्ट्स को सीखने पड़ेंगे, फिबोनाची रिवर्सल को सीखना पड़ेगा, तब जाके हमें वो समझ आ जाएगा। तो उस चीज को समझने के लिए अगर आप चाहते हो कि रिवर्सल पे भी मैं बनाऊं, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सारे कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा तो ये तो 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि हम रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक पे भी वीडियो बनाए और इसको डिटेल में कैसे देख सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि सर रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक पे वीडियो चाहिए और ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेंड रिवर्स कैसे किया जाता है, तो वो आप कमेंट कर सकते हो। तो मुझे लगता है आज के वीडियो के लिए इतना काफी होगा। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको हर नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। साथ ही में आप हमारे कोर्सेज और हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।